That George Soros wants a government which is pliable to his needs is more than evident from his statements. That he has pronounced funding of over $1 billion, particularly to target leaders like Prime Minister Modi. India is an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. But I expect a democratic revival in India. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 92 इयर्स का बुजुर्ग व्यक्ति किसी देश के लिए कितना डेंजरस हो सकता है, तो आप शायद हंसेंगे कि उस इंसान की जीवन ही कितना बचा है और वो क्या खतरा पोस कर सकता है। लेकिन जॉर्ज सोरोस के केस में ऐसा नहीं है। Should he not be taken seriously, or that big money that's being funneled, millions of dollars already and $1 billion set aside, it's a very serious threat to this country. Is India overreacting to George Soros's comment? अभी रिसेंटली जॉर्ज सोरोस ने इंडिया के लिए कुछ ऐसा कहा था। India, Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. अब जो लोग इंडियन बिजनेसमैन से नफरत करते हैं, गौतम अडानी को एक नंबर का फ्रॉड कह रहे हैं, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को बहुत अच्छा कह रहे हैं, अचानक से जो लोग बिजनेसमैन को इतना नफरत करते थे, उनका प्रेम ये जॉर्ज सोरोस नाम के बिजनेसमैन के प्रति उमड़ के बाहर आ रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये कौन भला है जॉर्ज सोरोस, और आखिर ये देश के लिए डेंजरस हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो किस तरीके से हो सकता है। जॉर्ज सोरोस का जन्म हंगरी में एक जूइश फैमिली में हुआ था। ये बेसिकली एक हेज फंड इन्वेस्टर है और इसने लगभग 30% के रिटर्न्स दिए हैं। इसकी नेट वर्थ है $8 बिलियन और इसने लगभग $32 बिलियन का डोनेशन दिया है 1980 से लेके अभी तक। आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है, कितने डोनेशन करता है, लेकिन चलिए अभी आगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि इन डोनेशंस के पीछे इसका क्या हिडन एजेंडा होता है। जब जॉर्ज सोरोस एक छोटा बच्चा था तब उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और उस वक्त हिटलर ने 60 लाख ज्यूज को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जान से मार दिया था। उस वक्त जॉर्ज सोरोस के पिता ने इसका नाम फ्रॉडुलेंटली चेंज किया था ताकि इसका नाम एक क्रिश्चियन नाम की तरह लगे। Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. और ये हिटलर और नाजी से बच सके। इनफैक्ट कुछ समय के बाद इसने नाजी लोगों की हेल्प करी थी ताकि दूसरे ज्यूज को आइडेंटिफाई करा जा सके और उसके बदले इसे पैसे मिले थे। My understanding is that you went out with this protector of yours. Went out in fact and helped in the confiscation of property in Jew. इनफैक्ट जॉर्ज सोरोस इतना बेशरम है कि ये खुद भी एक ज्यू था, लेकिन फिर भी इसने दूसरे ज्यूज की हत्या करवाने में नाजीज की हेल्प करी और इसे इस चीज का कोई शर्म नहीं है। Of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. In other words, whether I was there or not, I was only a spectator. आगे बड़ा होने पे ये एक फंड मैनेजर बन जाता है और ये काफी रिच हो जाता है क्योंकि ये एक फाइनेंशियल प्रैक्टिस को जन्म देता है जिसका नाम होता है स्पेक्युलेटिव अटैक। अब इसको अगर बहुत सिंपली समझा जाए तो बेसिकली किसी भी देश की करेंसी पे ये एक अटैक होता है ताकि वो करेंसी डेप्रिशिएट हो और पूरी की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाए। To me, like in a number of situations, you can take a position against a currency or make a statement, and the whole country falls apart. ये सबसे पहले न्यूज में आता है 1997 में जब ये बैंक ऑफ इंग्लैंड को डिस्टेबलाइज करता है और उससे बिलियंस ऑफ $US कमाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के क्रैश होने के बाद लाखों लोगों की नौकरी चली गई, इन्फ्लेशन 10% पहुंच गया और वहाँ की जो कंजर्वेटिव पार्टी उस वक्त पावर में थी वो अगले 13 इयर्स तक कोई इलेक्शन नहीं जीत पाई। इसने ये जो स्पेकुलेटिव अटैक है सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित नहीं रखा, उसके बाद इसकी नज़र एशिया की भी कई इकोनॉमीज पे पड़ी और इसने थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान और रशिया पे भी इस तरीके के स्पेकुलेटिव अटैक किए। In the last 2 years you've been blamed for
financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan. इनफैक्ट मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसे मोरॉन एंड अ क्रिमिनल कहा है. The Prime Minister of Malaysia said that the region spent 40 years trying to build up its economy, and along comes a moron like Soros, and it's all over. He called you a criminal. जॉर्ज सोरोस ने जो काम किया है वो बेसिकली इलीगल तो नहीं है, लेकिन इमोरल जरूर है. वो कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा सोशल कॉन्सिक्वेंसेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. और बेसिकली उसका काम है पैसे बनाने का. इनफैक्ट वॉल स्ट्रीट के एक फेमस ऑब्जर्वर हैं जिम ग्रांट, जिन्होंने इसको कार्निवर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर तक कहा है. This man is a carnivore of the first order. Jim Grant is the editor of Grant's Interest Rate Observer and one of Wall Street's most respected analysts. जॉर्ज सोरोस करेंसीज को डिस्टेबलाइज कर देता है और पूरी इकोनॉमी बर्बाद तक कर देता है. गवर्नमेंट्स उखाड़ देता है. The capitalist who does not care about the social consequences of his act, and on the other hand, you are a philanthropist who cares only about social consequences. How do you resolve the two? As a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society. लेकिन ये जो चैरिटी कर रहा है, ये चैरिटी का सारा पैसा इसकी एक फाउंडेशन बनाया हुआ है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उसमें जाता है. एक्चुअली ये आदमी सोशलिस्ट लीनिंग है और इसकी विचारधारा बहुत ही एक्सक्लूसिविस्ट आइडियोलॉजी जैसी है. यानी कि ये सोचता है कि जो ये करता है बस वही सबसे सही चीज़ है. जैसे कि सेक्रेट गेम्स में कहा गया है ना, कभी कभी लगता है कि पुलिस भगवान है. जॉर्ज सोरोस ऐसा मानता है कि 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद और कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ओपन मार्केट और कैपिटलिज्म ने डेमोक्रेसीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है. अब ये एक ऐसा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है जैसा कि यूरोपियन यूनियन में, जहाँ पे कोई नेशनलिज्म जैसी चीज़ ना हो, देश बिल्कुल ना हो, कोई बाउंड्रीज ना हो, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, पीपल हो, और बेसिकली एक ओपन सोसाइटी हो. अब इस तरीके की आइडियोलॉजी जोसेफ स्टालिन ने सोवियत यूनियन में और जर्मनी में हिटलर ने भी प्रीच करी थी. इनफैक्ट अगर यूरोपियन यूनियन इतना ही फूल प्रूफ होता तो ब्रिटेन उसको छोड़ता नहीं और ब्रेग्जिट ना होती. Making our own laws, I have no idea who's governing me and making my rules in Europe, and I'm looking forward to the European club come tumbling down. सोरोस को लगता है कि इंडियंस बेवकूफ़ हैं और मोदी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं. लेकिन असल में जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन प्रीच कर रही है वो एक लिबरल वर्जन है रशिया और चाइना की विचारधारा का. अब इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने जॉर्ज बुश को हटाने के लिए $15 मिलियन को खर्च किया था. इनफैक्ट इन्होंने हिलरी क्लिंटन को $7 मिलियन का डोनेशन तक दिया था. Finally, George Soros has donated about $13 million to the Democrats this election cycle. That includes $7 million to a Hillary Clinton super PAC. इन्होंने बहुत से एंटी कैपिटलिज्म प्रोटेस्ट भी सपोर्ट किए हैं. 2011 में जो फेमस वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी ये चाहते थे कि अरब स्प्रिंग की तरह कोई प्रोटेस्ट हो ताकि यूएस से फ्री मार्केट, ओपन मार्केट और कैपिटलिज्म हमेशा के लिए खत्म हो जाए. ये खुद एक जीव है, लेकिन इन्होंने लगभग $10 मिलियन डोनेशन दी है उन ग्रुप्स को जो इजराइल का विरोध करते हैं. Soros has given about $10 million to groups opposed to the policies of Israel. He has given a variety of grants to people who literally hate the Jewish state of Israel. इसने ऐसे लोगों को भी परेशान किया है जिन्होंने रेडिकल इस्लाम के खिलाफ आवाज उठाई हुई है. Who are opposed to radical Islam. People like Pamela Geller, Frank Gaffney, Liz Cheney and Cliff May. 2020 में जब अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे थे और इनफैक्ट दंगे तक हुए थे, तब सोरोस ने $220 मिलियन का डोनेशन दिया था. 253 लेफ्ट विंग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस सोरोस द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं. Liberal billionaire George Soros was tied to more than 250 media organizations all around the world. 10 में से 8 फैक्ट चेकिंग पोर्टल्स सोरोस द्वारा फंडेड है और ये सभी फैक्ट चेकिंग पोर्टल्स लेफ्टिस्ट विचारधारा के हैं. इन्होंने अपने देश हंगरी में इल्लीगल इमिग्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और इनफैक्ट काफी चंदा भी दिया ताकि देश में इल्लीगल इमिग्रेंट्स घुसें. इनफैक्ट हंगरी को एक एंटी इल्लीगल इमिग्रेशन लॉ तक लाना पड़ा और इसका ऑफिशियल नाम स्टॉप सोरोस लॉ था. And under the new law, which is officially called Stop Soros,
Individuals or NGOs who help illegal migrants can also face a prison term. तो बेसिकली जॉर्ज सोरोस ने अपनी जो अनपॉलिश्ड स्किल्स थी वो यूएस में और यूरोप में अच्छे से स्मूदन करी हैं, पॉलिश करी हैं, और अब इनका अगला निशाना इंडिया है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट सलिल शेट्टी अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में देखे गए थे। इन्होंने शाहीन बाग में एंटी-CAA प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और जो फार्म प्रोटेस्ट थे उसमें भी सलिल शेट्टी देखे गए थे। USCIRF ने इंडिया को फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। इसको चेयर करती हैं अरुणिमा भार्गव और ये फेलो हैं OSF की। टॉक सोसाइटी जिसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और जिसमें रवीश कुमार भी थे, ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे आई थी। इसने दिखाया था कि किस तरीके से इंडिया में डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। ये डॉक्यूमेंट्री की फंडिंग जॉर्ज सोरोस ने करी थी। खालिद बेडौन ये एक एडवोकेट हैं और ये अच्छा खासा इस्लामोफोबिया को इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं और इनकी फंडिंग भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने करी थी। इक्वालिटी लैब्स जो अभी काफ़ी न्यूज़ में थी, US में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड लॉज को निकालने के लिए। Trained by birth, which is infamous for a militant form of vegetarianism, to such an extent that everyone and everything that's deemed impure are ostracized and barred from being touched. इसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस ने करी थी। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वेजिटेरियनिज्म को मिलिटेंसी से कंपेयर किया था और जो ये कहती है कि पूरी की पूरी हिंदू सोसाइटी वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड है। सबसे पहले राफेल स्कैंडल को उठाने वाला जो शेरपा ऑर्गेनाइजेशन था, इसकी फंडिंग भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने करी थी। इंडिया को बदनाम करने के लिए सुपर बाउल एड बनाया गया था जिसमें फार्मर प्रोटेस्ट को दिखाया गया था। Super Bowl ad funded by the Central Valley Sikh community, shining a spotlight on the massive Indian farmer protests. इसको बनाया था सिख कोलिजन ने और इस NGO की फंडिंग भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने करी थी। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट निकाली थी और इंडिया को रिपोर्टर्स के लिए एक बहुत ही हॉस्टाइल कंट्री बताया था। उसकी फंडिंग भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने करी हुई है। जेनोसाइड वॉच ने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया में बहुत जल्दी बहुत बड़ा जेनोसाइड होने जा रहा है मुसलमानों का, लेकिन इसकी भी फंडिंग ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने ही करी थी। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बेसिकली मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है और पैसा देकर ये कन्वर्जेंस कराते हैं। अब एक केस आता है इवेंजेलिकल ट्रस्ट एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया का। यहाँ पे जो लॉयर्स कलेक्टिव नाम का NGO है और इसके हेड है भानु प्रताप मेहता। इन्होंने इंडिया के बारे में कुछ इस तरीके से बोला था। This is for liberal democracy. And some of the established democracies in the world, the United States and India, two major examples of democracies that are backsliding in terms of the quality of their democracy. The Wire जो एक लेफ्टिस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अवार्ड दिया गया था फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड। इसकी भी फंडिंग ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने करी थी। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह ये मेंबर है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की और शशि थरूर ने जॉर्ज सोरोस को अपना पर्सनल फ्रेंड कहा हुआ है। अब शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऑपोजिशन पार्टीज को कभी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जिन्होंने पास्ट में देश के देश डिस्टेबलाइज करे हैं और उन्हें दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर्स ने एक इकोनॉमिक क्रिमिनल और एक सीरियल ऑफेंडर डिक्लेयर किया हुआ है। इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इस वक्त जॉर्ज सोरोस इंडिया को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि जहां दूसरे देशों में रिसेशन आ चुका है, इंडिया बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा है। तो ऐसे में इंडिया को डिस्टेबलाइज करके मोटा मुनाफा कमाना जॉर्ज सोरोस का अगला गेम प्लान है। जॉर्ज सोरोस नरेंद्र मोदी से बहुत नफरत करता है और आज जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो सोच रहे होंगे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये बात आज से सदियों पूर्व पहले चाणक्य ने कही थी। तो अगर उनका दुश्मन मोदी है और मोदी का दुश्मन जॉर्ज सोरोस है तो क्यों ना जॉर्ज सोरोस से हाथ मिला लिया जाए और वापस से सत्ता में आ जाया जाए। लेकिन हर बार दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं होता है। मैंने इतिहास में ऐसे 3 अलग अलग इंस्टेंसेस पहले एक वीडियो में बनाए हुए हैं जहाँ पे मैंने प्रूफ किया है कि दुश्मन का दुश्मन कि अगर आप किसी फॉरेन पावर को अपने देश के इंटरनल मैटर्स में इन्वॉल्व करते हो तो उससे देश तो बर्बाद होता ही है, आपकी हस्ती खुद भी मिट जाती है। अगर उस वीडियो को आपको देखना है तो ये पॉपअप विंडो में आप उसे देख सकते हैं।